बेटा अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक तो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड, आपने किसी चीज़ को ग्राउंड से फेंका और वो बॉडी ग्राउंड पे आ गई तो दिस इज़ ग्राउंड टू ग्राउंड। सेकंड प्रोजेक्टाइल होता है आप किसी बॉडी को हाइट से फेंक रहे हैं और वो ग्राउंड पे आ रही है तो वो हाइट टू ग्राउंड वाला ऑब्जर्वेशन है। तो हम पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन है किसी भी बॉडी को किसी भी स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से फेंक दो और वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में अपना मोशन कंप्लीट करे, उसमें कोई अदर फोर्स नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई अलग से भी आप फोर्स जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है मतलब अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है और वो अपना मोशन अर्थ के इन्फ्लुएंस में, अर्थ के प्रभाव में कंप्लीट कर रही है, उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेट हम ग्राउंड में खड़े हैं और ग्राउंड में हमने किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिया। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये अपने इनर्शिया की वजह से, एक बॉडी में इनर्शिया होता है, इनर्शिया का मतलब है बॉडी जिस कंडीशन में है, जिस स्टेट में है, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो अपने इनर्शिया की वजह से ये इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चलती जाएगी और कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। लेकिन आपने इसे फेंका और ये अपने इनर्शिया से इधर जा रही है, लेकिन अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स लग रहा है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे g। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आना चाह रही है, लेकिन अपनी वेलोसिटी की वजह से इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। तो ना तो ये अपनी वेलोसिटी में जा पाएगी, ना अर्थ के इन्फ्लुएंस में नीचे आ पाएगी, इनके बीच में अपना मोशन करेगी ऐसे। अब ये बॉडी अगर मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हट जाएगा तो ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चली जाएगी, लेकिन हट नहीं रहा। तो बॉडी इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी की वजह से जाना चाह रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो इन दोनों के इफेक्ट में ऐसे मोशन करेगी। अब ऐसे जाना चाह रही है अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अर्थ का एक्सेलरेशन उसे नीचे खींच रहा है, तो इन दोनों के इफेक्ट में ऐसे मोशन करेगी। तो अगर हम रिजल्टेंट पाथ देखें तो रिजल्टेंट इसका ये पाथ बनेगा, रिजल्टेंट पाथ, इसे कहेंगे रिजल्टेंट पाथ। और ये जो पाथ है अगर हम देखें तो ये 2D में मोशन कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैंने मान लीजिए किसी बॉडी को ऐसे फेंका, इस तरह से फेंका, और ऐसे फेंकने के बाद वो बॉडी कभी भी ऐसे की तरफ मूव नहीं करेगी, हमेशा ऐसे मूव करेगी, मतलब वो एक प्लेन में मोशन करेगी। और जो मोशन एक प्लेन में होता है उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। और 2D मोशन में खास चीज़ ये है कि जब भी हम 2D मोशन की बात करते हैं तो हम अपनी तरफ से 2 डायरेक्शन मान लेते हैं, x और y। x और y में हमें तय करना पड़ेगा कि x और y में एक्सेलरेशन कितना कितना है। अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा हो, कांस्टेंट हो, बदल नहीं रहा हो, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके कुछ भी क्वांटिटी जो आपसे पूछी हो निकाल सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तभी अप्लाई हो सकती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स। अब बॉडी पे फोर्स कौन लगा रहा है? सिर्फ अर्थ लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन केवल डाउनवर्ड्स है, एक अकेला डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन है और इस अर्थ के अलावा और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। अगर मैं इस डायरेक्शन को अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए x मान लूँ और इसे y मान लूँ, तो बॉडी का मोशन XY प्लेन में हो रहा है। बॉडी x और y प्लेन में अपना मोशन कंप्लीट कर रही है। अब एक्सेलरेशन किधर की तरफ लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड्स। अगर आपने पॉजिटिव y ऊपर माना है तो नीचे नेगेटिव y हो गया, नेगेटिव y। तो नेगेटिव y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन कितना है? g। हमें पता है किसी भी वेक्टर का, अगर आप, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर का किसी अदर डायरेक्शन में अगर हमें इफेक्ट या कंपोनेंट चाहिए, जैसे मैं इसका x डायरेक्शन में इफेक्ट चाह रहा हूँ, इसका x डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन x है, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में इफेक्ट हो जाएगा g cos x डायरेक्शन का इससे वेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो g cos 90।
cos 90 0 होता है, इसका मतलब x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा, x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, और 0 एक कांस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन। तो g नीचे की तरफ लग रहा है, इसका अपर डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपर डायरेक्शन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इसका इफेक्ट आएगा g cos 180 डिग्री। ये किधर है g का इफेक्ट या कंपोनेंट? ये इफेक्ट है अपर डायरेक्शन में g। दिस इज एक्सेलेरेशन इन अपर डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन का मतलब कौन सी डायरेक्शन है? y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? g cos 180। cos 180 -1 होता है, तो -1 इंटू जी माइनस जी। तो y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन -g आ गया, तो y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन -g आ गया, और g की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, और माइनस डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब y डायरेक्शन में भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो आप x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में दोनों में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ भी क्वांटिटी जो आपसे पूछी हो वो सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। तो x डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, y डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो आप x डायरेक्शन में सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, y डायरेक्शन में आप सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, और जो भी कुछ पूछा है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने कंक्लूजन जो निकाला कि x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन -g है, और ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो। इनिशियली आपने उसे u वेलोसिटी से फेंका है, और x डायरेक्शन से वो बॉडी इनिशियली थीटा एंगल बना रही है, ये y डायरेक्शन है। सबसे पहले आप इसे रिजॉल्व करिए। इस u को रिजॉल्व करने का मतलब इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने हैं, एक x डायरेक्शन में। कंपोनेंट लेने का तरीका होता है यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये जो वैल्यू है इसको जब हम ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू u cos थीटा आ जाएगी। cos थीटा लगाना इस ट्राइंगल में, इसकी वैल्यू u cos थीटा आ जाएगी। और इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगाओगे, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो u का इधर कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू u sin थीटा है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू u sin थीटा है। इसे कहते हैं रिजॉल्विंग वेक्टर्स ऑफ अ वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसको आपने रिजॉल्व कर लिया, मतलब ब्रेकअप कर लिया। इन दोनों का कंबाइंड वही इफेक्ट है जो इस सिंगल का है। अगर आप इसे कंपोनेंट्स को ले रहे हो तो इसे भूलना पड़ेगा, और इसे ले रहे हो तो कंपोनेंट्स को भूलना पड़ेगा। तो हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, u cos थीटा क्या है? x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है हमारी u sin थीटा। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है दोनों डायरेक्शंस में। अब देखिए, हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इक्वेशन है ये सर्किल की इक्वेशन है या पैराबोला है या इलिप्स है, मतलब आगे जाके ये क्या बन रही है। हो सकता है ये पैराबोला बन रहा हो सकता है ये सर्किल बन रहा हो सकता है ये इलिप्स बन रहा हो, आगे जाके क्या बन रहा है हमें नहीं मालूम। जैसे मैंने आपको बोला y = x किसकी इक्वेशन है, तो आपने देखकर बता दिया कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि x की वैल्यू को आप 0 पुट करेंगे y 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, और जब सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। मतलब अगर हमें किसी भी वेरिएबल्स के लिए, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन पता लग जाए, तो उस रिलेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन है या सर्किल है या इलिप्स है या क्या है। अब हमारा मोटिव है हमें ये पता लगे कि x और y में क्या रिलेशन मिलता है। उसके लिए आपने क्या किया, इस पॉइंट को O मान लिया और कोई पॉइंट A, अपनी तरफ से पॉइंट A मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिखिए x एंड y। हमें x और y में रिलेशन फाइंड करना है, तो आपने किसी भी पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x एंड y। x क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, मतलब O से A पहुँचने के लिए आप पहले इस x डायरेक्शन में तो x चलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक x है, और y डायरेक्शन में y चलेंगे, ये वैल्यू y है और ये वैल्यू x है, ये x है, ये y है। अगर मुझे किसी तरह से x और y में रिलेशन मिल जाए तो उसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि ये एक सर्किल का हिस्सा है
या एक इलिप्स का हिस्सा है, या ये पैराबोला का हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है। अब मेरा मोटिव है एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना। एक्स क्या है? एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसे हम फेंकते हैं उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जो ये पाथ बनाते हैं इसे पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। डेफिनेशन है, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम एनी पॉइंट with some initial velocity at an angle theta and particle covers its whole path only under acceleration due to gravity, motion of the particle is known as projectile and the path occupied by the projectile is known as path of trajectory। तो x क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है किसका? प्रोजेक्टाइल का। जिसे फेंका जाता है उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। तो x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल का फ्रॉम O टू A। अभी इससे चेक करते हैं कि क्या वास्तव में डिस्प्लेसमेंट है, और लेट इसमें t टाइम लग रहा है। यहाँ से जब फेंका तो टाइम t इक्वल टू 0 था, और ये टाइम t है, तो t टाइम इन t इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है s। x डायरेक्शन में फाइंड करना है तो x डायरेक्शन में ये ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है x2 माइनस x1। x2 का मतलब फाइनल पोजीशन इन x डायरेक्शन, x1 का मतलब इनिशियल पोजीशन इन x डायरेक्शन। अब देखिए मुझे O से A का फाइंड करना था। O के कोऑर्डिनेट क्या हैं? O के कोऑर्डिनेट है 0 0, और A के कोऑर्डिनेट क्या है? A के कोऑर्डिनेट है x एंड y। इसे कहेंगे x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1, x माइनस 0, दिस इज x माइनस x1 इज 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x। यही मैंने लिखा है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O टू A इन t इंटरवल ऑफ टाइम इन x डायरेक्शन। x जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल है O से A का t इंटरवल ऑफ टाइम में x डायरेक्शन में। अब देखिए x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 है, तो मैंने x डायरेक्शन में इक्वेशन मोशन लगाई। इक्वेशन मोशन वी आर अप्लाइंग O टू A, कौन सी? सेकंड इक्वेशन मोशन O से A के लिए सेकंड इक्वेशन मोशन x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर। कहाँ से कहाँ के लिए कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में क्या मानकर? कहाँ से कहाँ के लिए कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में क्या मानकर? ये जब भी आप इक्वेशन मोशन लगाओ इस तकिया कलाम को याद रख लेंगे कि कहाँ से कहाँ के लिए लगा रहे हैं, कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और उस डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं। तो हम हमेशा डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे ओके 0 0। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ए के कोऑर्डिनेट x एंड y है। सेकंड इक्वेशन मोशन लिखा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन मोशन है। x डायरेक्शन में लगानी है तो जितने भी वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है, इसके साथ x लगा देना, वेक्टर के साथ x लगा देना, वेक्टर के साथ x लगा देना, और सारी इंफॉर्मेशन यहीं छुपी है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ का? O से A का x डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल पॉइंट पे O पे वेलोसिटी x डायरेक्शन में। t O से A का टाइम। एक्सेलेरेशन O से A का एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में। t O से A का टाइम। इसका मतलब होता है x2 माइनस x1। तो A का कोऑर्डिनेट ये जो है ये x2 है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो ये x2 है, ये x1 है, तो ये हो गया हमारा x। अब O से A किधर की तरफ है? O से A राइट डायरेक्शन में है, और हमने राइट डायरेक्शन पॉजिटिव को माना है, x डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में उसे पॉजिटिव माना है। तो वेक्टर हटा के आप चाहें तो प्लस भी लिख सकते हैं, दिस इज प्लस x। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमारे पास u cos थीटा आया था, किधर की तरफ? राइट की तरफ आया कंपोनेंट, लेफ्ट में नहीं आया, तो इसका भी वेक्टर हटा के हम लिख सकते हैं प्लस u cos थीटा इंटू t। O से A का टाइम हम t मान रहे हैं, तो दिस इज t प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, तो 0 इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। हमारा मोटिव था x और y में रिलेशन फाइंड करना, लेकिन अभी फिलहाल x और t में आई है, और अब हमारा पर्पज़ है कि t को एलिमिनेट करना है, t को हटाना है, ताकि x और y में हमारा रिलेशन आ जाए। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा ली x इज इक्वल टू यू को, सॉरी ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी।
हमें टी एलिमिनेट करना है, लेकिन उससे पहले हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। हम अगेन ओ से ए के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन ऊपर है पॉजिटिव मानकर, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव मानकर। सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये सेकेंड इक्वेशन है। वेक्टर के साथ वाई लगा देना, वेक्टर के साथ वाई लगा देना, वेक्टर के साथ वाई लगा देना। इसका मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन मतलब वाई टू माइनस वाई वन। इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 0 0, ए के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई। तो वाई टू माइनस वाई वन का मतलब वाई माइनस 0 वाई। अब हमें देखना है ओ से ए अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ओ से ए अपवर्ड डायरेक्शन में, ए जो पॉइंट है ओ से ए चलने के लिए हमें अपवर्ड जाना पड़ेगा और अपर डायरेक्शन पॉजिटिव आना है, तो इसको वेक्टर हटा के प्लस लिख दिया, क्योंकि ओ से ए अपवर्ड है तो हमने प्लस वाई लिख दिया। इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब ओ पे वेलोसिटी, ओ पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा और अपर डायरेक्शन में है, तो वेक्टर हटा के प्लस लगाया और वैल्यू लिख दी यू साइन थीटा। टाइम ओ से ए का टाइम हम टी मान रहे हैं प्लस हाफ। एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में हमने अभी कैलकुलेट किया माइनस जी, तो दिस इज माइनस जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे और हमने वाई ऊपर पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलेरेशन को माइनस जी लिखना पड़ेगा इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए एक ये इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमें टी को हटाना है, तो मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यहाँ से टी की जगह लगा देंगे, टी की जगह, तो इक्वेशन आएगी वाई कोस टू यू साइन थीटा, टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस आगे ले लिया माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से यू कैंसिल हो जाएगा, तो y इजिकल टू आ जाएगा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, वाई कोस टू एक्स साइन टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई। ये आपको याद रखना है कि ग्राउंड टू ग्राउंड अगर हम फेंकेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो देखिए दो वेरिएबल हैं, एक y और एक x है। इसमें y की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर y और कहीं नहीं आ रहा, और x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर कभी y की मतलब एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है ये किसी पैराबोला का हिस्सा है। इस तरह का होता है पैराबोला, ये पैराबोला होता है ऐसा, उसका इतना पार्ट हमें दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, लेकिन ये पैराबोला का हिस्सा है, हमें इतना पार्ट दिख रहा है, तो हम आगे जाके इसको पैराबोला ही मान सकते हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। किसके बिहाफ पर, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, एक की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, दूसरे की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। और एक बात और, वो बात की बात है कि पैराबोला उस एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल होता है जिसकी पावर 1 हो। मतलब जो पैराबोला है वो पैराबोला y एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकल होगा, मतलब y एक्सेस उसे इक्वली दो पार्ट्स में, y एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग। इसे अभी बाद में समझेंगे इसका क्या मतलब है, लेकिन ये इक्वेशन पैराबोला की है। अब इसके बिहाफ पर आपसे इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मान लीजिए आपको इक्वेशन मिली है प्रोजेक्टाइल की y इक्वल्स टू √3x माइनस 5x स्क्वायर। ये इक्वेशन मान लो आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है कि हमको प्रोजेक्टाइल की ये इक्वेशन मिली है और होनी ये चाहिए, और इसके बिहाफ पे पूछा है कि बताइए उसे किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया और किस प्रोजेक्शन एंगल से फेंका गया। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, यहाँ y इक्वल या x का मल्टीपल tan थीटा है या x का मल्टीपल √3 है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो tan थीटा √3 के इक्वल आ जाएगा, और tan थीटा अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो हमें प्रोजेक्शन एंगल तो पता लग गया 60 डिग्री है। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो यहाँ g की वैल्यू को 10 मान सकते हैं, और 10 अपॉन 2 5 हो गया। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो -5x स्क्वायर है अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। मतलब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, यहाँ सिंपल -5x स्क्वायर है, यहाँ -5x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है।
कंपेयर करने पे पता लगेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 मान लूँ और थीटा हमें ऑलरेडी 60 डिग्री पता लग गया, तो यहाँ 60 की वैल्यू रख दूंगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यू स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास में हाफ होती है, हमें मालूम है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन हाफ का स्क्वायर, तो 1/4 और ऊपर जाके 4, तो यू स्क्वायर अगर 4 आ जाएगा तो यू की वैल्यू आ जाएगी √4, दैट इज 2। तो ये हमारा 2 आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको गिवन हो सकते हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे दिया जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना, x का प्रोडक्ट tan थीटा है या x का प्रोडक्ट √3 है, तो कंपेयर करके और यहाँ भी कंपेयर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो जो भी कुछ पूछा है।